नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोगों ने पिछले सेशन में पढ़ा था अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, आज हम लोग उसके आगे का सीन देखेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। हमने 3-4 कंडीशन देख लिए थे, तो आज उसके आगे का सीन देखेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, आई थिंक हम लोगों ने फोकस बिंदु तक का देख लिया था कि जो हमारा दर्पण है वो फोकस बिंदु पर रखा गया है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, जो दर्पण है हमारा या फिर जो हमारा वस्तु है वो फोकस बिंदु तथा दर्पण के मध्य में रखा है। तो चलिए देखते हैं उसके आगे की कंडीशन क्या है। ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है, और ये क्या है, इसके ध्रुव से होते हुए चला गया, एक थोड़ा ज़्यादा नीचे हो गया, लेकिन चलिए ठीक है। ये क्या है, इसका ध्रुव है, ये इसकी फोकस दूरी है, फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, अब वस्तु हमारी कहाँ रखी गई है, अब वस्तु हमारी रखी गई है फोकस दूरी तथा ध्रुव के बीच में। वस्तु कहाँ रखी गई भैया, फोकस दूरी तथा ध्रुव के बीच में, ए और बी लास्ट यही है। चलिए, तो वस्तु हमारी कहाँ रखी गई है, फोकस दूरी तथा ध्रुव के बीच में रखी गई है। तो फोकस दूरी तथा ध्रुव के बीच में रखी गई है, तो यहाँ पर देखिए अब कैसी कंडीशन बन रही है कि एक प्रकाश की किरण जो अगर ध्रुव से टकराती है तो वो ध्रुव से टकराने के बाद पुनः उसी मार्ग से उतने ही कोण से क्या हो जाती है, वापस हो जाती है। तो एक प्रकाश की किरण तो यहाँ से गई, और दूसरे प्रकाश की किरण देखिए, एक प्रकाश की किरण आपकी यहाँ से गई है और दूसरे प्रकाश की किरण आपकी कहाँ जाएगी, यहाँ पे इसको नीचे कर देते हैं। चलिए भैया वीडियो रोकिए पूछिए। तो एक प्रकाश की किरण पोल से होते हुए जाएगी तथा दूसरी प्रकाश की किरण किससे जाएगी, वक्रता केंद्र से होते हुए जाती है। ये भी वैसे ही है, वक्रता केंद्र से होते हुए जा रही है। देखिए इसको इधर, ये डॉटेड इसको ऐसे बढ़ाएंगे, और ये जो है जो पोल वाला है इसको भी ऐसे बढ़ाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते 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 हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पर एक जगह दोनों प्रकाश की किरणों ने क्या किया, एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। इंटरसेक्ट करने की वजह से यहाँ पर हमारा सबका एक प्रतिबिंब बनेगा, वो प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश बना। ठीक है, और तो यहाँ पर देखिए आपकी इस कंडीशन में हम लोगों को कुछ यूनिकपन दिखा। क्या, अभी तक अवतल दर्पण से जितने प्रतिबिंब बन रहे थे सब बाईं साइड बन रहे थे, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आई जिसमें ये दाईं साइड हमारा प्रतिबिंब बना है। वो कंडीशन क्या है, एफ तथा पी के मतलब फोकस बिंदु तथा ध्रुव के बीच में जब वस्तु रखी जाती है तो हमारा प्रतिबिंब किस साइड में बसता है, दाईं साइड में बसता है। और दाईं साइड बनने की वजह से यहाँ पर चलिए एक दो चीज़ें और बता दे रहे हैं कि अगर आज कुछ नई भी चीज़ें बताते हैं जो आगे अभी हमारे कोई काम आएगा। वो क्या है कि ध्रुव से और जहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को वी कहते हैं, प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को वी कहते हैं। ध्रुव से और जहाँ पर वस्तु रखा है, जैसे इस टाइम वस्तु ए और बी यहाँ पर रखा है, तो ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी को यू कहते हैं। ठीक है, ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी को यू कहते हैं। ध्रुव से फोकस बिंदु के बीच की दूरी को एफ कहते हैं, और ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को कैपिटल आर। ठीक है, तो इसी में लास्ट कंडीशन थी अवतल दर्पण का, तो हमने कहा इसी में कुछ चीज़ें आपको टर्म्स बढ़ा देते हैं, समझा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जो हमारा प्रतिबिंब बना है वो काफ़ी बड़ा बन रहा है, जो कि वस्तु ए बी के कंपेयर में काफ़ी बहुत बड़ा है। और दूसरा फिर इसके बाद क्या कंडीशन है कि अब यहाँ पर जो वस्तु की प्रकृति है, जैसे यहाँ पर अगर प्रतिबिंब पूछा जाएगा कि हमारा प्रतिबिंब कैसे बना भैया, तो प्रतिबिंब का आकार, प्रकृति, दूसरा स्थिति। आकार, प्रकृति तथा स्थिति। आकार कैसा है, वस्तु से बड़ा, आकार इसमें कैसा है भैया, वस्तु से बड़ा। दूसरा इसकी प्रकृति कैसी है, तो देखिए अगर जिधर साइड में वस्तु है उधर साइड में उधर साइड में प्रतिबिंब बनना है तो वास्तविक है, दूसरी साइड बनने लगा तो आभासी। तो यहाँ पर वस्तु की प्रकृति कैसी है, आभासी है। ये मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है कि नीचे, ऊपर बन रहा है क्योंकि वस्तु भी ऊपर है और प्रतिबिंब भी ऊपर है, तो कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। अभी तक कैसा बन रहा था, उसमें
वास्तविक तथा उल्टा बन रहा था, अब आभासी तथा सीधा। और इसकी स्थिति कहाँ है? इसकी स्थिति कहाँ है? प्रतिबिंब वस्तु से दूर बन रहा है या फिर दाईं ओर। क्या हो? दर्पण के दाईं ओर बन रहा है। ठीक है, तो ऐसी, तो ये हमारी अवतल दर्पण के सारे कंडीशन हो गए हैं। अब इसके बाद हम लोग उत्तल दर्पण की कंडीशन पढ़ लेंगे। चलिए, तो इसको सभी लोग नोट कर लीजिए, आप सभी बच्चे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा सब क्या है भैया? उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना है। ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा देख लिया गया था, अब उत्तल दर्पण द्वारा देख लिया गया। उत्तल दर्पण में देखिए जनरली क्या है, ये है हमारा उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण में ये क्या है? मुख्य अक्ष, मुख्य। अच्छा, उत्तल दर्पण में सीन देखिए, उत्तल दर्पण में हमें बताया कि आपका फोकस बिंदु भी इधर ही होता है, वक्रता केंद्र भी इधर ही है। फोकस बिंदु भी इधर ही है, वक्रता केंद्र भी है। ये कौन सा पॉइंट है? ये हमारा पॉइंट P है। ये कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट P है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है हमारे पास? अनंत है। ठीक है, तो मतलब वस्तु हमारे पास दो ही कंडीशन यहाँ पर रखी जा सकती है। पहली कंडीशन वस्तु अनंत पर रखी हो, दूसरी कंडीशन वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच में कहीं रखी हो। ठीक है, तो पहली कंडीशन हम लोग देख लेते हैं कि कब, जो वस्तु, पहली कंडीशन है वस्तु अनंत पर रखी हो। पहली कंडीशन क्या है भैया? वस्तु अनंत पर रखी हो। तो ये हमारी वस्तु है जो कहाँ है? अनंत पर रखी हुई है, ए और बी। ठीक है, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की जो किरण है, अब देखिए पहले कहाँ जाएगी? ये तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें कहाँ पर जाके टकराएंगे भैया? फोकस बिंदु से जाकर टकराएंगे। ये सी है, और ये कौन सी लाइन है? ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ये कौन सी लाइन भैया? ये प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष है। ठीक है, तो जो किरणें क्या कर रही हैं? मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए जा रही हैं, ये टकराने के बाद फोकस बिंदु से होते हुए जाएंगी। टकराने के बाद किससे होकर जाएंगे भैया? फोकस बिंदु से होते हुए जाएंगी। ठीक है, सेकंड कंडीशन देखिए। और जो दूसरी हमारी सबकी किरणें हैं, यहाँ पर देखिए कि एक किरण ये जा रही है, दूसरी किरण यहाँ पर हमने वस्तु शो कर दिया। वस्तु कहाँ शो होगा? क्योंकि यहाँ पर किरणें जा रही हैं। सेकंड चीज़ इज कि एक किरण इधर से और जा रही है हमारी, ये नेमिंग कर दिया। जो दूसरी किरण हमारी सबकी जा रही है, ये भी समांतर जाते हुए, क्योंकि देखिए मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर जाने के बाद ये क्या हो जाएगी? फोकस बिंदु से होते हुए जाएगी। ठीक है, और जहाँ पर हमने आपको बताया, जहाँ पर दो प्रकाश की किरणें मिलती हैं, हमें प्रतिबिंब भी वहीं पर प्राप्त होता है। तो जब अनंत से हमारे सबकी कोई वस्तु आ रही है, तो हम क्या मानते हैं कि वो मुख्य अक्ष के समांतर ही होता है। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर होने की वजह से प्रतिबिंब टकराने के बाद वो क्या होती है? यहाँ पर जाती हुई प्रतीत होती है। चलिए, तो यहाँ पर हमें क्या हुआ? वस्तु का प्रतिबिंब मिला। प्रतिबिंब मिलने की वजह से, अच्छा, यहाँ पर जो हमें प्रतिबिंब फील हो रहा है, क्या देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब हमको क्या होगा? फील होगा। ये डॉटेड बनाना भूल गया मैं, डॉटेड होना चाहिए। ठीक है, और ये प्रकाश किरणें ऐसे सीधी निकल जाएंगी, ये प्रकाश किरणें ऐसे सीधी निकल जाएंगी। ठीक है, ये तो अपवर्तित हो, परावर्तित हो जाएंगी। और यहाँ पर डॉटेड, थोड़ा डॉटेड बना, जल्दी जल्दी में मैंने पूरा बना दिया। ये डॉटेड था, तो यहाँ पर हमें क्या, वस्तु की प्रतिबिंब जो होती है वो हमें आभासी यहाँ पर प्रतीत होती है। हमें प्रतीत हो रहा है कि वहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, एक्चुअल में बन नहीं रहा है, लेकिन हमें वहाँ पर क्या होता है? फील हो रहा होता है कि वहाँ पर प्रतिबिंब, यहाँ पर क्या हो रहा है? बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जनरली हम लोग क्या देखेंगे कि जो प्रतिबिंब है, क्या भैया, जो प्रतिबिंब है, वो प्रतिबिंब का आकार कैसा है? मतलब बिंदु आकार का है। हमारा आकार कैसा है? बिंदु आकार का है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? देखिए, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? प्रतिबिंब वस्तु इधर है और प्रतिबिंब हमारा इस साइड बन रहा है, तो फिर प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी हुई? आभासी। ठीक है, बिंदु आकार का है तो कोई उल्टा सीधा का कोई सीन नहीं है। ठीक है,
और इनकी स्थिति अगर पूछा जाए तो दर्पण के दाईं ओर, दर्पण के दाईं ओर फोकस बिंदु पर, दर्पण के दाईं ओर किस पर है भैया, फोकस बिंदु पर। ठीक है, तो हमारा सबका ये अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनने में ये कंडीशन है कि दो समांतर किरणें आएंगी, टकराने के बाद वो मुख्य फोकस बिंदु पर जाती हुई प्रतीत होती हैं, कि फोकस बिंदु से होते हुए गुजरती हुई प्रतीत होती हैं तथा ये देखिए किरणें वापस हो जाती हैं। ठीक, परावर्तन की क्रिया होती है। तो ऐसी घटना में पहली घटना कि वस्तु अनंत पर जब रखी हो। ठीक है, तो आप लोग इस पॉइंट को नोट आउट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं। तो देखिए सेकंड कंडीशन हमने जो आपको बताई थी क्या है कि वस्तु हमारी सबकी कहाँ पर रखी हो भैया, वस्तु अनंत तथा पी के बीच में रखी हो, क्योंकि हमारे पास दो ही चीज़ है उसके दाईं ओर दर्पण के, तो वस्तु कहाँ है, अनंत तथा पी के बीच में रखी गई है। ठीक है, ये हमारे सबका दर्पण है और ये क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या है भैया, मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है, ध्रुव पी, और यहाँ पर अनंत है। अब वस्तु हमारी सबकी कहाँ पर रखी गई है, वस्तु हमारी सबकी रखी गई यहाँ, दर्पण तथा अनंत के ए और बी कोई वस्तु है जो कहाँ रखी गई है, दर्पण तथा अनंत के बीच में रखी गई है। इसका फोकस बिंदु ये एफ, फोकस बिंदु से दुगनी दूरी पर ये सी बिंदु है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए एक चीज़ क्या, कि एक प्रकाश की किरण गई समांतर, समांतर जाने के बाद वो कहाँ से टकराएगी, वो हमारी सबकी फोकस बिंदु से होते हुए जाती हुई प्रतीत होगी, फोकस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होगी और ये पीछे की साइड में ऐसे निकल जाएगी। ठीक है बच्चों, सेकंड जो प्रकाश की किरण है वो कहाँ पर जाती हुई प्रतीत होगी, वो सी से गुजरेंगी। मैंने बताया था एक एफ से गुजरती है एक सी से, तो सी से गुजरेंगी। बड़ा सीधाई का ध्यान देना पड़ता है। ये सीधा ही है, हाँ सीधा है। एक प्रकाश की किरण ये गई, एक प्रकाश की किरण ये गई, ये सी से होके जा रही, तो जिस रेखा से जा रही है उसी रेखा से क्या हो जा रहा है, ये वापस भी आ जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दो प्रकाश की किरणें कटी, एक ये कटी और एक ये कटी। तो यहाँ पर जहाँ पर ये प्रकाश की किरणें कटती हैं, यहीं पर हमारा सबका क्या बन रहा होता है, यहीं पर हमारा सबका प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश बन रहा होता है। हमारा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है, जो कि इसको कैसे देखने लग रहा है, ये प्रतिबिंब जो हमारा सबका बन रहा है ये वस्तु से छोटा बन रहा है। ए डैश बी डैश बन रहा है, कैसा बन रहा है भैया, वस्तु से छोटा बन रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग प्रतिबिंब के बारे में लिखेंगे तो प्रतिबिंब के बारे में लिखने पर हमें क्या पता चला कि प्रतिबिंब का आकार कैसा है, वस्तु से छोटा। प्रतिबिंब का आकार कैसा भैया, वस्तु से छोटा। प्रकृति कैसी है, कि आभासी है कि वास्तविक है, सीधा है कि उल्टा है। चूँकि दाईं ओर बन रहा है वस्तु के अपोजिट, तो फिर कैसा है भैया, आभासी है। वस्तु की तरह ये भी मुख्य अक्ष के ऊपर है, तो फिर कैसा हो गया, सीधा बन रहा है। ठीक है, तीसरा अगर कंडीशन इसमें देखिए तो इसमें क्या कंडीशन मिलेगी कि स्थिति, इसकी स्थिति इस टाइम कहाँ है, प्रतिबिंब हमारा का कहाँ बन रहा है, पी तथा एफ के बीच में, पी तथा एफ के बीच में। ठीक है, तो ये दर्पण की लास्ट कंडीशन थी भैया। तो आपका उत्तल और अवतल दर्पण की कंडीशन हमारे सबके पूरे कंप्लीट हो गए हैं। कंप्लीट होने के बाद इस चीज़ को नोट कर लीजिए। और उत्तल दर्पण के दोनों कंडीशन बहुत फेमस हैं, और अवतल दर्पण का जो लास्ट कंडीशन बताया था पी तथा एफ के बीच की कंडीशन, क्यों, क्योंकि उसमें एक एक्सेप्शंस आ जाता है, अपवाद आ रहा है ना, क्योंकि वो अलग बन रहा है उसका फिगर, सबका फिगर सेम बन रहा था, वास्तविक तथा उल्टा बन रहा था, लेकिन वो लास्ट कंडीशन में कैसा फिगर था कि आभासी तथा सीधा बन रहा था। तो इस कंडीशन इसमें भी थोड़ा टीम टर्म था। और ये उत्तल दर्पण ये तो इंपॉर्टेंट है, दो ही कंडीशन है और दोनों की इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको सब लोग नोट कर लीजिए। अभी इसके आगे का हम पढ़ा रहे हैं। तो आप लोगों ने अभी तक पढ़ लिया, उसको नोट भी कर लिया होगा आई थिंक। चलिए, नोट करने के बाद हम लोग आगे का इंपॉर्टेंट है क्या है कि इसमें एक थोड़ा चिन्ह पर पार्टी वाली सीन होती है। आपको चिन्ह के बारे में बता देते हैं, फिर उसके बाद एक फार्मूलाज है जो दर्पण का फार्मूला है। तो पहले हम लोग दर्पण के फार्मूले के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, दर्पण के फार्मूले के बारे में पढ़ने से पहले कुछ फिगर्स के बारे में देख लेते हैं। जैसे हम ये अवतल दर्पण ले लेते हैं, या फिर एक दर्पण ले लीजिए। ये हमारा क्या है, एक दर्पण है। इसको एक दर्पण ले लीजिए, कोई भी दर्पण हो। ठीक है, ये दर्पण का क्या है, मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस। दर्पण का जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है, जितनी भी चीज़ें
दर्पण के बाईं ओर हैं। क्या है, उस दिन मैंने आपको बताया था जितनी भी चीज़ें दर्पण के बाईं ओर हैं उसे हम लोग माइनस में लेंगे, और जितनी भी चीज़ें दर्पण के दाईं ओर है उसे हम लोग प्लस में लेंगे। ठीक है, तो माइनस और प्लस देखने पर हमें क्या पता चला कि जितनी माइनस है और जितनी भी चीज़ें प्लस हैं। तो अब यही कंडीशन आ गई कि जैसे अगर हम लोग अवतल दर्पण लें, कौन सी कंडीशन ले भैया, अवतल दर्पण। ठीक है, तो अवतल दर्पण को अगर आप लोग याद करिए तो अवतल दर्पण में क्या कंडीशन थी कि जो वस्तु थी वो इधर ही रखी जा रही थी, वस्तु थी जो इधर ही रखी जा रही थी। तो मतलब अवतल दर्पण में क्या क्या चीज़ें प्लस में होती है, क्या क्या चीज़ें माइनस में होती है। यू किस में होगा, माइनस में होगा। प्रतिबिंब किस साइड बन रहा था, बाईं साइड ही बन रहा था, और जो फोकस दूरी थी वो किस बाईं साइड ही थी। ये अवतल दर्पण की कंडीशन है। वहीं उत्तल दर्पण है। ठीक है, उत्तल दर्पण के फिगर को जरा आप लोग याद करिए। वस्तु तो बाईं साइड रखी जा रही थी, वस्तु कहाँ रखी जा रही थी, बाईं साइड रखी जा रही थी, लेकिन जो प्रतिबिंब बन रहा था वो दाईं साइड बन रहा था। तो मतलब v की जो मान होगी वो प्लस होगी, और f जो फोकस बिंदु था, फोकस बिंदु आप नोटिस करिए यहाँ पर f आ रहा था, तो फोकस बिंदु भी किधर होगी, दाईं साइड ही है। अब इसके बाद इसमें अगर r की बात की जाए, इसकी r देखिए लेफ्ट साइड होती है तो माइनस ले लेंगे, और इसकी r राइट साइड है तो प्लस ले लेंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन को नोट कर लीजिए सभी लोग। ये आपके न्यूमेरिकल में और काम आता है और कहीं काम नहीं आ रहा है, तो इस कंडीशन को नोट कर लीजिए। फिर इसके आगे का देखते हैं क्या। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने उसको नोट कर लिया। अब इसके बाद एक दर्पण का सूत्र है, तो दर्पण के सूत्र के लिए सबसे पहले कुछ चीज़ें हम क्लियर करा देते हैं, जिससे अभी आप लोगों का एक अवतल दर्पण का सीन ले लेते हैं। अवतल दर्पण में कि ये कोई अवतल दर्पण है। ठीक है, ये मुख्य अक्ष है, ये इसका फोकस बिंदु है, ये क्या है इसकी वक्रता त्रिज्या सी। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि जब वस्तु कोई बाई चांस कोई प्रकाश की किरण सीधी आ रही हो, कोई प्रकाश की किरण सीधी आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो समांतर आने के बाद क्या होगा, टकराने के बाद वो फोकस बिंदु से होते हुए गुजरती है। देखिए फोकस बिंदु से होते हुए गुजर गई। ठीक है, दूसरी प्रकाश की कोई किरण आएगी, वो भी क्या होगी, फोकस बिंदु से होते हुए गुजर जाएगी। क्यों, क्योंकि समांतर है। तो ये कंडीशन है। ठीक है, यहाँ पर चलिए अब इसके बाद यहाँ पर ये देखिए क्या सीन देखना है यहाँ पर कि यहीं पर हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, यहीं पर क्या हो रहा है, हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ पर चलिए इस कंडीशन को ले लिया, इसी कंडीशन में हर चीज़ समझ लेंगे कि जहाँ पर वस्तु रखा है, सपोज दैट वस्तु हमारा सबको अनंत पे रखा है, बट यहाँ पर मान लीजिए कि वस्तु यहाँ रखा है, हमारा वस्तु कहाँ रखा है, ये रखा है वस्तु A और B। तो वस्तु तथा ध्रुव, सारी दूरी हम लोग ध्रुव से नापेंगे किसी भी। तो वस्तु तथा ये हमारा ध्रुव है, वस्तु तथा ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, u। वस्तु तथा ध्रुव के बीच की दूरी को u। हाँ, जहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, इस टाइम हमारा प्रतिबिंब यहाँ बन रहा था फोकस बिंदु पर जो कि बन रहा है, तो वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी को v। वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी को v, वस्तु तथा फोकस दूरी के बीच की दूरी को f, ये f है। वस्तु तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को r। ठीक है, ये पॉइंट आई थिंक सभी लोगों ने समझ लिया है। तो यहाँ पर u क्या है, u क्या है भैया, वस्तु तथा p के बीच की दूरी। ठीक है, वस्तु तथा p के बीच की दूरी, v क्या है, f क्या है, v क्या है, प्रतिबिंब या फिर इमेज, तथा p के बीच की दूरी, f क्या है, फोकस बिंदु तथा p के बीच की दूरी। ठीक है, तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए, और इसका प्लस माइनस हमने बता दिया है कि अवतल दर्पण में तीनों चीज़ माइनस होते हैं, उत्तल दर्पण में केवल u माइनस और दोनों चीज़ प्लस। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद इसमें हम आपको फोकस दूरी, यहाँ पर एक आप लोग फिर फोकस दूरी का एक फार्मूला लिख लीजिए। ठीक भैया, फोकस दूरी का कह रहा हूँ, दर्पण के सूत्र का फार्मूला
इसी के साथ लगे हाथ लिख लेते हैं क्या, दर्पण का सूत्र। इसको दर्पण का सूत्र कहता है, इसका कोई डेरिवेट नहीं है अपोले में। आप जब इंटर में जाएंगे तब इसका डेरिवेट आएगा, अभी आपके लिए केवल सूत्र है। तो दर्पण के सूत्र में सभी लोग लिख लीजिए। दर्पण का सूत्र का फॉर्मूला क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, यहाँ पर f क्या है, ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी, v ध्रुव तथा वस्तु प्रतिबिंब के बीच की दूरी, u क्या है, ध्रुव तथा वस्तु के बीच की दूरी। ठीक है, तो ये फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पर जो f, v तथा u है वो आपको चिन्ह के साथ रखना है। यहाँ पर एक क्या लिख लीजिए कि f, v तथा u चिन्ह के साथ रखने हैं। ठीक है, चिन्ह मतलब कि अगर अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है वो आपको देखना पड़ेगा। अवतल दर्पण में तीनों चीज़ माइनस में रखना, उत्तल दर्पण में केवल u माइनस में रख के f और v को प्लस में रखना है। ठीक है, माइनस चीज़ देखिए, जो माइनस चिन्ह होगा, माइनस चिन्ह क्या दिखाएगा कि आपका प्रतिबिंब कैसा था, वास्तविक था। ठीक है, माइनस चिन्ह क्या दिखाता है, आपका प्रतिबिंब वास्तविक है। u क्या कहता है कि ये वो काल्पनिक आभासी वाला सीन है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आपको एक आवर्धन क्षमता का भी फार्मूला होता है या फिर ठीक है, तो लगे हाथ आवर्धन का भी आपको दिखा देते हैं कि आवर्धन क्षमता। ठीक है, आवर्धन क्षमता के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं कि आवर्धन क्षमता क्या होता है। तो हमारा सबका इसके बाद फिर हमारा सबका दर्पण खत्म हो जाता है, फिर लेंस स्टार्ट होगा। आपको अगले कल न्यूमेरिकल हमको आते कल की क्लास में। तो आवर्धन क्षमता क्या है, धा के ऊपर हो गया, गलत हो गया, चलिए हाँ, आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता को m से मैग्निफिकेशन, सो m इक्वल टू I/O बराबर -v/u, ये फार्मूला है। तो हम लोग फार्मूला से इसकी डिफिनेशन निकालेंगे। ठीक है, जहाँ पर I क्या है, I और O क्या है, v तथा u तो हम जानते हैं दूरी है, दोनों प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच की दूरी, वस्तु तथा ध्रुव के बीच की दूरी। I क्या है, I मतलब होता है इमेज मतलब होता है प्रतिबिंब। तो I क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई। I क्या है भैया, प्रतिबिंब की लंबाई। O क्या है, वस्तु की लंबाई। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आवर्धन क्षमता का फार्मूला हम लोग निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे, किसी प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे, सिंपल सा, अगर आपको आवर्धन क्षमता का फार्मूला पूछा गया तो क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। या फिर अगर दूरी के हिसाब से देखा जाए तो क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो हमारा सबका एक डिफिनेशन यहाँ से, इसको सब लोग नोट कर लीजिए। तो इसके बाद हम आपको आवर्धन क्षमता, सभी लोग नोट कर लीजिए इसको। तो आवर्धन क्षमता के बारे में भी जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा, m इक्वल टू I/O इक्वल टू -v/u। ठीक है, तो इसकी परिभाषा लिख लेंगे। परिभाषा क्या होगी भैया, प्रतिबिंब की लंबाई, किसी प्रतिबिंब की लंबाई, किसी प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को, तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं, तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। ठीक है, जनरली आवर्धन क्षमता का मतलब आप लोग ये समझिए, आपकी मोबाइल, जैसे अभी इस टाइम आप लोग मोबाइल में देख रहे होंगे ना, तो आवर्धन क्षमता का मतलब होता है कि जो इमेज होती है, आप लोग अपने मोबाइल को जूम करिए तथा इसको फिर धीमा करिए। ठीक है, आवर्धन का यही मतलब होता है कि आप अपने जो हमारे सबके प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब वस्तु के कंपेयर में कितना है, बड़ा है कि छोटा है। तो देखिए, जैसे आवर्धन क्षमता था तो इससे क्या, इससे हम प्रतिबिंब की वस्तु से तुलना करके यही बता सकते हैं कि जो प्रतिबिंब हमारा सबका है वो वस्तु के कंपेयर में कितना बड़ा है, कितना छोटा है। ठीक है, कि वस्तु भाई प्रतिबिंब से बड़ा है, कि जो प्रतिबिंब है वस्तु से बड़ा है, वस्तु से छोटा है। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब कल आपका दर्पण पूरा खत्म हो गया, कल हम लोग दर्पण के जो सूत्र है उस पर 1-2 फार्मूला और इसके आवर्धन क्षमता पर एक फार्मूला लगा देंगे और 1-2 न्यूमेरिकल लगवा देंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं खत्म होती है। चलिए ठीक, थैंक यू क्लास।